हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट अब तो वाकई मुसलमानों पे जो सूरत हाल है मुसलमानों की इन इंडिया और एल्सवेयर, मुसलमान सारी दुनिया में एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में लिंचिंग के हवाले से अब ये जो लफ्ज़ मैं अभी बोलते बोलते रुक गई थी, अनफॉर्चुनेट, उससे भी अब कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है जब जवान मौतों को हम न सिर्फ देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसके लिए थोड़ी देर के लिए आवाज़ें उठती हैं और खामोशी छा जाती है। लेकिन इन लिंचिंग का कोई बहुत परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक सामने नहीं आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आसिफ खान की मेवात में जो लिंचिंग की गई है, आसिफ के बारे में बता दूं कि आसिफ जो है वो बॉडी बिल्डर थे, जिम चलाते थे। जिम करके वापस आ रहे थे अपने भाई के साथ, जहां रास्ते में उन्हें 3 कारों ने सामने से, पीछे से और साइड से आन के 3 कारों ने उन्हें रोका और उन 3 कारों में से 12 से 15 लोग निकले और आसिफ के साथ उनका भाई भी थे, भाई या दोस्त जो भी हैं, वो राशिद नाम के थे, वो भी थे, उन्हें भी मारा गया। लेकिन उनको मार के थोड़ा-सा ज़ख्मी करके छोड़ दिया गया और आसिफ को ये लोग अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। और जो उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है राशिद ने जाके खबर दे दी थी कि आसिफ के को इस तरह से घेरा गया है, कार में से उतार के ले जाया गया है और मुझे ज़ख्मी किया गया है। तो पेरेंट्स और फैमिली और लोग ढूँढ रहे थे और थोड़ी देर में उन्हें खबर मिल गई कि राशिद की जो डेड बॉडी है वो किसी अम, फार्म हाउस में पड़ी है। एक जवान बच्चा, माँ-बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्यार से अपनी ज़िंदगी की पूँजी लगाकर एक बच्चे को सींच कर बड़ा करते हैं। इन लिंचिंग पर अब हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। जो उस गाँव के लोग हैं, वो जाते हैं, एफआईआर लिखाई है और पूरा गाँव, पूरा युवा वहाँ मौजूद है। गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इमोशनल मोमेंट है उन लोगों के लिए। उनमें से बहुत सारों का आसिफ दोस्त रहे होंगे, बहुत सारों के रिश्तेदार रहे होंगे, सब मौजूद हैं और शायद ये प्रेशर है जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, शायद जितना मैं जानती हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिंचिंग के फ़ौरन आफ्टर फ्यू आवर्स पुलिस ने उस एफआईआर पर काम किया, रिएक्ट किया और 6 लोगों को पकड़ा गया। 6 के 6 ज़ाहिर है कि वो मुसलमान नहीं, और ये बात साबित हो रही है उनके क्योंकि इन लोगों की कोई आपस में दुश्मनी नहीं थी। इन लोगों की कोई आपस में कोई ऐसी रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मगर हाँ, एक खूबसूरत नौजवान था, मुसलमान था और ज़ाहिर है कि ये जो लोग थे वो दूसरे समाज के थे, दूसरे मोहल्ले के थे और कुछ उनमें से अपने भी गाँव के लोग भी शामिल थे और इन सब ने मिलकर ये आउट ऑफ हेट ऑफ मुस्लिम्स, ये सिर्फ एक 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 सिंगल रीज़न है जो अभी तक सामने आया है। हो सकता है कि कुछ आगे चल के इन्वेस्टिगेशन और कुछ आए, पर व्हाटएवर रीज़न, कहते हैं 10 कुत्ते अगर मिल जाएँ तो एक शेर को भाड़ के खा सकते हैं और वो हुआ है और होता रहा है। इस लिंचिंग में जो आज तक लिंचिंग्स हुई हैं, उसमें किसी एक ने एक को आनकर नहीं मारा, एक भीड़ आती है और वो भीड़ आनकर एक मासूम की जान ले लेती है, क्योंकि वो भीड़ नफ़रत करती है। अब सवाल ये है कि ये नफ़रत इस भीड़ में आई कहाँ से? तो हम सब जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है पिछले 6-7 साल से, उसका रीज़न करंट पार्टी ने जो नफ़रतें भरी हैं और जिस नफ़रत की बुनियाद पर इस युवा को, अपने युवा को तैयार किया है, वो नफ़रतें अब कहीं न कहीं सामने आ रही हैं और वो अभी अभी तो ये छोटी-छोटी लिंचिंग है। इनको तो बड़े मास के लिए तैयार किया गया है, इनको तो बड़े मास के लिए हथियार दिए गए हैं, इनको तो बड़े मास के लिए मेंटली प्रिपेयर किया गया है, इमोशनली
प्रिपेयर किया गया है। और मैं मुसलसल ये वाली बात कह रही हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम डराती हो, तुमने डरा दिया यार, ऐसा मत कहो, दिस एंड दैट। बट मैं आपको बता दूं कि आरएसएस की जो थिंकिंग है पिछले अबाउट अबाउट 100 years होने जा रहे हैं, आरएसएस स्टैब्लिश इन 1925, तो अब ऑलमोस्ट 100 साल होने जा रहे हैं। 100 साल में तीन जनरेशंस को नफरतें दी गई हैं। अब जब ये नफरतें तीसरी जनरेशन में पहुंची हैं तो वो बिहेवियर बन गया है। वो एक उबाल की उस पॉइंट पर है जहां ये उबाल अब निकल जाना है, और निकलना ही है। जब तक ये निकलेगा नहीं, जब तक इनके अंदर ना तो आप कुछ उनको समझा सकते हैं, ना इनके अंदर अपने अंदर सुकून आएगा। इसलिए जिस मास के लिए थपथपा के आरएसएस ने इस क्राउड को तैयार किया है, वो क्राउड कहीं ना कहीं मास लिंचिंग करेगा, मास मर्डर करेगा। गुजरात तो बहुत छोटी सी चीज थी, इट विल बी हैपन अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि ये आपको छोटी छोटी करके उकसाते रहते हैं, छोटी छोटी बातें करके आपको उकसा रहे हैं। एज अ मुस्लिम आपको उकसाया जा रहा है। अगर आपने इस पर रिएक्ट कर दिया तो ये फौरन शुरू हो सकता है, और अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो आप कितना बर्दाश्त करोगे यार। ये कोई पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां नहीं है। More than 125 people were lynched until now, until today, जब ये आसिफ को आज उन्होंने लिंच किया है। तो अब मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको कैसे फेस किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए, और इससे कैसे बाहर आया जाए। तो सॉल्यूशन तो देखिए, हम सबको आपस में बात करने से ही मिलेगा। हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें एक आवाज चाहिए जो उठा सके, और उस आवाज को बनाने के लिए आई थिंक मुस्लिम युवा जो हैं हमारे, जो मुस्लिम नौजवान हैं, जो माइनॉरिटीज के नौजवान हैं, क्योंकि सिर्फ लिंचिंग मुसलमानों की नहीं हो रही, दलितों की भी हो रही है, और हमारे साथ जो क्रिश्चियंस हैं उनकी भी हो रही है, और सेम पीपल आर डूइंग दिस। मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक चीज बहुत गौर से सुनिए इस चीज को, एक चीज आप लोग बराए मेहरबानी क्रिश्चियंस और दलित कम्युनिटी से जुड़िए, जो आपके मोहल्ले में रहती हैं, जो आपके गांव में रहती हैं, जो आपके जिले में रहती हैं, जो आपके आसपास हैं, उन लोगों से जुड़िए। उनको सोशल लेवल, जो जो समाजी एक ढांचा है, उसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। उनको तकलीफ है, आपको तकलीफ है, दोनों मिलके लड़े उससे। एक चीज। दो, as an Indian citizen, you must know your political right. Not only right, you must know about your duties too. तो उन दोनों पे वर्क कीजिए कि मेरी ये एज एन सिविक पर्सन, एज अ इंडियन, मेरी ये ड्यूटीज है फॉर माय कंट्री, फॉर माय जिला, फॉर माय गांव, जो भी आप जहां भी रहते हैं, आपकी वहां पर क्या ड्यूटी है एज एन इंडियन। सिर्फ खाना पीना रहना, नो, यू हैव टू बी इन मेन स्ट्रीम लाइफ है, उसमें गेट इन्वॉल्व। दो हो गई। तीसरी चीज ये होगी जो अभी फौरी, मतलब आपको रातों रात शुरू कर देनी चाहिए, इसमें सोचने का कोई सेकंड पॉइंट है ही नहीं। और दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि आप के आसपास जो आपके नेता हैं, जो आपके काम करते हैं, या आपने जिनको वोट दिया है और दे प्रॉमिस कि वो आपके काम आएंगे, उनको प्रेशराइज कीजिए। लोकल लेवल पर आपके जो भी न्यूज़पेपर हैं, जो भी सोशल मीडिया है, जो भी है, वहां आप विनम्रता से, बी अ नाइस इंडियन, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि ये इट शुड नॉट बी हैपन अगेन।
You promise us, you are our leader, you have to work on it and we will be with you, लेकिन आपको अब इसको अपने इलाके में रोकना है। सिर्फ सुबह उठ के देखिए, अब मैं ये नहीं, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ दे माहौल है, ये नहीं चाहती कि इस तरह के किसी भी बहुत ही तकलीफ दे माहौल में, और अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं ये गिनाऊं कि एज अ मुस्लिम हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं, लेकिन हम सब बाशऊर लोग हैं, हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। जिंदगी का मकसद अल्लाह ने क्या बताया है, जिंदगी का मकसद अपने मुल्क के लिए क्या है, दीन के लिए क्या है, इन दोनों को समझिए। और इसके लिए आपको किसी मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं है, बराए मेहरबानी मौलानाओं के चुंगल से निकल जाइए। फिलहाल आलिम के पास जाइए। आप दो लोगों को तीन चीजें अपने आप को एजुकेट करने के लिए मैं तीन चीजें आपको सजेस्ट करूंगी। एक, अल्लाह, कुरान, हदीस, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। दूसरा, आपके मुल्क का कानून आपको क्या कहता है, क्या क्या राइट्स देता है और क्या आपकी ड्यूटीज हैं। एक और दो, अगर ये दो चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, या आप नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आप को कोई डाउट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए बराए मेहरबानी किसी मौलाना के पास जाने के बजाय किसी आलिम के पास जाइए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, किसी आलिम के पास जाइए, आलिम से बात कीजिए, मौलाना से नहीं। अपने अतराफ में देखिए कि कौन बहुत पढ़ा लिखा इंसान है जो कुरान समझता है, जो अपने मुल्क को, और अगर एक आलिम ना मिले फाइन, आप एक आलिम जो कुरान हदीस को सही सूरत हाल में सही तरीके से समझता है, और एक आदमी, एक वो आदमी जो जो कानून जानता है, वकील है, जज है, इन दो से समझने की कोशिश कीजिए बराए मेहरबानी। ये इस वक्त का बहुत 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 ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस रहें, आप कॉन्शियस रहें, बाखबर रहें कि आपके नेबर में क्या हो रहा है। अगर हमने अपने आप को इस कॉन्शियसनेस से अलग रखा, खाया पिया, पेड़ के नीचे दातून करते रहे, तो आप यकीन कीजिए ये जो लिंचिंग का सिलसिला है वो चलता रहेगा। इस वक्त मुसलमान को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो अपने आप को जानने की है, एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ कम्युनिटी मेंबर। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे ऊपर सिर्फ ये एक जिम्मेदारी एज एन ह्यूमन बीइंग नहीं होती है कि बस खाया पिया और सो गए, कि हम अब कमा के लिया है, हमने खा लिया और सो गए। थिंक अबाउट इट। ये हुआ, और आसिफ के साथ बहुत 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 अनफॉर्चुनेट हुआ है, और मैं और मेरा पूरा ग्रुप इसको कंडेम करता है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं मेवात की, हरियाणा के जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, मैं इनको टैग भी करूँगी इसमें, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, बराए मेहरबानी प्लीज़ 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 आप इसको टेक इट सीरियसली। जिस तरह से लाइफ जा रही है, ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, और उन लोगों को भी सपोर्ट करें जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो आपके मोहल्ले में हो, चाहे वो आपके कस्बे में हो, आपके शहर में हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो। और प्लीज़ अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि गुस्से में अपने आप पर काबू पाएंगे तभी आप स्ट्रांग हो सकेंगे। गुस्से में अगर आपने 10 गालियां दे दी तो आपका गुस्सा गलत निगेटिव वे में निकल गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं कि मैं गुस्सा आया, 10 गालियां दे दी और हमारे अंदर की भड़ास निकल गई, देन वी आर एट पीस। नो, इस गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। जब आप इस गुस्से को कंट्रोल करेंगे और पॉजिटिव वे में सोचेंगे, तब उसका हल निकलेगा। बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर गालियां देना बंद कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हैं इन लॉन्ग रन। उनके फादर भी कह रहे हैं कि जान का बदला जान, यस होना तो यही चाहिए, लेकिन एक की जान का बदला ले लेंगे, 150 का क्या करेंगे जो पहले हो चुके हैं। ये कल यही जो आज पकड़े गए हैं 6 और बाकी पकड़े जाएंगे, ये कल जब बाहर निकलेंगे तो इन्हीं को
प्रमोट करने वाले लोग, ये इनको पैसा भी मिलेगा, इनको मालाएं भी पहनाई जाएंगी, इनको सांसद भी, इनको जो है वो यू नो शायद कहीं कोई पद वद मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कुछ कुछ भी इनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। आपका क्या होगा? और अब तक क्या हुआ उन फैमिलीज का जिनको पहले लिंच किया गया है? क्योंकि हम सिर्फ उसी वक्त बोलते हैं जब हमें गुस्सा आता है। जब हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। हम फिर अपनी जिंदगी में वापस जाके, क्योंकि हमने 10 गालियां दे दी तो हमारे अंदर का जो गुस्सा था निकल गया। हमने गालियां उस वक्त भी दी थी जब इखलाक के साथ ये हुआ था, लेकिन क्या आज आपको पता है इखलाक के साथ क्या है? उसकी फैमिली कैसे सफर कर रही है? उसकी बच्चियां कहाँ हैं? पता है? कोई जाके देखता है जिन लोगों ने उस वक्त गालियां दी थी? नहीं। तो दिस इज अवर इशू। इसमें कोई हुकूमत कुछ नहीं करेगी, इसमें कोई नेता आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इट इज यू ओनली who will hold the hand of all suffers, जो सफर कर रहे हैं, victims। तो इसलिए कह रही हूं कि आपस की रंजिशें खत्म करके, आपस की सारी जो छोटी छोटी खुराफातें हैं, जातें हैं, फिक्रें हैं, सियासी व्हाटएवर, आप जिसको भी पार्टी को वोट दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। आप किसी भी नेता के साथ रहें, जरूर रहें, लेकिन मेक श्योर कि जिस नेता को आप अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट दे रहे हैं वो आपके साथ खड़ा हो आके। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, देन यू नीड टू थिंक व्हाट टू डू। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि ये सही है। अगर ये बात सही नहीं लग रही है तब भी मुझे बताएं कि क्या बेहतर हो सकता है, हम किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है कि मुसलमान शुड हैव some kind of Muslim ecosystem on the ground। सिर्फ बातों से अब हमारा काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।